प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से अपनी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज का लेक्चर कक्षा 10 के लिए है, 12वां लेक्चर है। कल हम एक प्रश्न की शुरुआत कर रहे थे। आज देखिए वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह इसका हल करेंगे। देखिए बच्चों, सवाल के अंदर जो दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी ANG, वायु के सापेक्ष आगे लगाएंगे इसको 4/3। ठीक है बच्चों। अब पूछा क्या गया है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA, ये पूछा गया है। सॉरी बच्चों, ANG नहीं आएगा क्योंकि जल है तो W आएगा बच्चों। और पूछा गया है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी WNA। तो क्या रिलेशन है, देखिए बच्चों, WNA जो है वो आपका 1/ANW हो जाएगा और ये 1/4/3 ऊपर गुणा हो जाएगा पलट के, तो 1 गुणा 3/4 अर्थात 3/4। देखिए बच्चों, यहाँ जो नोटिस करने की चीज़ है वो बहुत महत्व, देखिए किस तरीके से ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी वायु हमारी जल की अपेक्षा क्या है, विरल है। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है बच्चों वो 1 से सदैव अधिक होता है, और इसके विपरीत सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1 से कम होता है। तो ये नोट करने की चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। यानी विरल और ये सघन, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक, और सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। तो बच्चों, अपवर्तनांक को देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा माध्यम हमारा सघन है और कौन सा माध्यम हमारा विरल है। देखिए कारण भी इसका समझ लीजिए। जैसे देखिए आपका ANW है, अगर हम विरल, तो ये क्या हो जाएगा आपका BA/BW, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा आपका, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब देखिए बच्चों, वायु में जो प्रकाश की चाल है वो आपकी अधिक होगी जल में प्रकाश की चाल के, तो फिर यहाँ ANW जो है वो आपका 1 से अधिक हो जाएगा। और अगर इधर देखें, अगर WNA हमारा बच्चों क्या आएगा, BW/BA, और BW हमारा जो है वो छोटा होगा BA से, तो ये मान भी WNA जो है वो 1 से छोटा है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, और सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। नोट करिए बच्चों, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
देखिए आगे, अब देखिए बच्चों, कई क्रमिक माध्यम हैं इस तरीके से, जो मैं अब हम चर्चा इस चीज़ पर करेंगे। जैसे कई माध्यमों से अगर प्रकाश की किरण गुजरती है और अंत में उसी माध्यम में जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चली थी, तो जो बीच में जो कई क्रमिक माध्यम आ रहे हैं उनके अपवर्तनांकों के बीच आपस में क्या संबंध होगा, हम उस चीज़ के बारे में देखिए आपको बताएंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए सपोज मान लीजिए ये वायु, ये माध्यम आपका क्या है, वायु यानी ए। ये क्या है आपका, जल, और ये कांच। बच्चों ध्यान दीजिए, ये वाटर और ये ग्लास बच्चों, और बाद में फिर एयर, यानी जहाँ से हम चलेंगे वहीं आएंगे, वायु। ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ प्रकाश की किरण जो है ये आपतित हो रही है। देखिए इस तरीके से इस माध्यम में ये इस तरह से आ जाएगी, फिर ये इस तरीके से, और अंत में बच्चों ध्यान दें, अगर ये माध्यम नहीं होते तो किरण कैसी जाती, आपकी सीधी इस तरह निकलती। अब ये किरण अंत में देखिए, ये सघन से विरल माध्यम है तो किरण हटेगी, और ये इस प्रकार हटेगी कि ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण जो थी वो ये समांतर होगी। इस निर्गत इमर्जेंट रे इसको बच्चे बोलेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह अगर यहाँ प्रकाश की चाल जो है बी ए है, और ये बी डब्ल्यू है, और ये बी जी है, और ये फिर बी। देखिए उत्तरोत्तर ये कई माध्यम हमें दिए हुए हैं। यहाँ देखता हूँ बच्चों नीचे तक आ रहा है या नहीं। देखिए एक प्रकाश की किरण जो है वो वायु से हमारी चलती है, और ये जल में अपवर्तित होती है इस तरीके से, और फिर यही किरण कांच में अपवर्तित होती है, और अंत में ये कांच से जो है फिर हमारा वही माध्यम आ जाता है जिस माध्यम से ये चली थी। तो बच्चों इसमें ये ध्यान रखना है, लाखों माध्यम हों लेकिन अंत में किरण उसी माध्यम में जानी चाहिए जिस माध्यम से आ रही थी। इस सूत्र के लिए ये आवश्यक है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण जो है वायु से जल में जाएगी, तो देखिए यहाँ पर ए एंड डब्ल्यू किसके बराबर होगा बच्चों, वी ए अपॉन बीटा। वी ए देखिए वायु में प्रकाश की चाल है, और बी डब्ल्यू जो है जल में प्रकाश की चाल है। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब देखिए प्रकाश की किरण जो है वो जल से कांच में जा रही है, तो क्या होगा बच्चों, डब्ल्यू एन जी,
यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो VW/BG। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए अंत में कांच से जो किरण है वो फिर वायु में जा रही है, तो GNA इज इक्वल टू बच्चों BG/BA। तो ये 3 समीकरण इस तरह बने, और भी अगर क्रमिक माध्यम हो तो इसी प्रकार हम समीकरणों को बनाते चले जाएंगे। अब देखिए दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 का गुणा करने पर समीकरण 1, 2 तथा 3 का गुणा करने पर देखिए बच्चों ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर, अगर हम इसे देखें तो BA/BW और BW/PG और BG/BA। ध्यान दीजिए, BA/BW, BW/BG और BG/BA। देखिए बच्चों ए से ए कट जाएगा, BW से BW, BG से G, यानी 1 आ जाएगा। ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। अब अगर हम यहाँ WNG निकालें तो आपको बच्चों क्या आएगा, 1/ANW इंटू GNA। अब देखिए यहाँ 1/GNA इस तरह से अगर करें, GNA/ANW, तो 1/GNA बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ANG के, और ये किसके बराबर हो, ये है ही ANW। तो हमारा यहाँ जो सूत्र आएगा WNG का, देखिए बच्चों WNG इज इक्वल टू ANG/ANW। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों, ये ध्यान। पूरे ध्यान दीजिए, NW जो है BA/BW, WNG BW/BG, GNA इज इक्वल टू BG देखिए प्रकाश की किरण, क्योंकि जल वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल, तीनों का गुणा करेंगे। इस तरीके से ये सॉल्व करके बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों आया है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम इस पर आधारित एक प्रश्न यहाँ आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न इस पर आधारित, देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक
क्रमशः, बच्चों ध्यान दीजिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। ठीक है बच्चों। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात। तो ध्यान दीजिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पहले नोट करिए क्या क्या दे रखा है गिवन, उसके बाद बात करेंगे। आपका देखिए ANW दिया हुआ है 4/3। उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2। देखिए बच्चों, अब हमें जल के सापेक्ष यानी WNG फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसका सूत्र देखिए क्या बनेगा बच्चों, WNG = देखिए ANG ऊपर आएगा अपॉन ANW, और ये बच्चों 3/2 और ये 4/3। देखिए पलट के गुणा हो जाएगा दो भिन्नों में, मैं आपको बताऊं 3/2 और इसको पलट देंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी ये 9/8। देखिए बच्चों WNG आपका आ गया। ये मान एक से अधिक आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कांच जल की अपेक्षा अधिक सघन है, क्योंकि WNG की वैल्यू एक से अधिक आ रही है। इसका मतलब जल जो है वो कांच की अपेक्षा विरल है और कांच जल की अपेक्षा सघन। नोट करिए बच्चों, फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लें। देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज समझें यहाँ पर। देखिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल इसको हम कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए ये सघन माध्यम, ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन, और ये है विरल। देखिए बच्चों, यहाँ प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी
तो अब लंब से दूर हट जाएगी। अब लंब से क्या होगा बच्चों, दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अब लंब से दूर हटती जाती है। अब देखिए बच्चों, इस कोण को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें अगर, तो क्या होगा बच्चों, ये कोण और बढ़ जाएगा। बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इस कोण को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से अपवर्तित होने लगेगा। और अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे बच्चों तो फिर ये इसी माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी। ध्यान दीजिए, यदि हम आपतन कोण को यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, तो यहाँ हम दो स्थितियों पे विचार करें। एक वो किरण, वो आपतन कोण जिस पर ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है, और वो आपतन कोण जिस पर ये प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट रही है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ दो घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, ध्यान दें। देखिए फिर इसको मैं अलग से एनालाइज करता हूँ। ये देखिए, ये किरण जो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये जो तीसरी किरण थी, हम इस पर बात करें, ये इंसिडेंट रे जो तीसरी किरण थी, इसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री है। यानी ये सघन माध्यम है और ये कैसा माध्यम है बच्चों, विरल। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, यानी ये आपका रिफ्रैक्टेड रे आ रहा, ये कोण IC, इसको हम नाम देंगे, एक विशेष नाम देंगे IC। और बच्चों यही क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उन दोनों माध्यमों के जोड़े के लिए वह क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, वो उन दोनों माध्यमों के जोड़े के लिए जो आपस में संपर्क में है, क्रांतिक कोण। तो देखिए किस तरह डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में देखिए बच्चों, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण यानी R, ये I है आपका, और ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण क्या है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है,
उन दोनों माध्यमों के जोड़े के लिए, उन दोनों माध्यमों के जोड़े यानी पेयर के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर ध्यान दीजिए, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उन दोनों माध्यमों के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है बच्चों। और इसे IC, कभी कभी बच्चों केवल C से व्यक्त कर देते हैं, IC से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। नोट करिए बच्चों। देखिए, अब क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। में संबंध देखिए किस तरह, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखिए बच्चों, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जा रही है, तो अगर हम स्नेल के अनुसार इसको देखें, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बच्चों साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू बच्चों क्या होता है 1 and 2। आप पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए, आप सघन से विरल में जा रहे हैं, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हैं सघन और विरल, ये इस तरह से। अब देखिए बच्चों, यहाँ इस नियम में स्नेल नियम लगाएंगे तो I इज इक्वल टू, जब IC के बराबर हो जाएगा तो हमारा R कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो हम इसे फिर यहाँ देखें इस तरह से, सघन, फिर यहाँ N लिखें, और यहाँ विरल इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90। अब साइन 90 का बच्चों मान 1 होता है, तो यहाँ सघन एन विरल बराबर साइन IC। देखिए बच्चों, अब हम इसे उल्टा लिख सकते हैं। अगर हम उल्टा लें इसको,
तो 1 क्योंकि हमारा जो अपवर्तनांक दिया जाता है विरल और ये सघन बराबर हो जाएगा sin IC। और यहाँ थोड़ा सा देखें हम, n विरल और सघन बराबर हो जाएगा 1/sin IC। ये संबंध है इस, तो ध्यान दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, इसे नोट कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों, आगे एक और घटना है इसी से संबंधित, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखिए क्या होता है। देखिए, जब किसी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, थोड़ा सा अधिक हो जाता है, क्रिटिकल का मतलब थोड़ा सा अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण बजाय अपवर्तित होने के, विरल माध्यम में नहीं जाती है, वो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए सघन माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ध्यान दें बच्चों, देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और सघन माध्यम में आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होता है, यानी I इज ग्रेटर देन IC, तो प्रकाश की किरण बजाय अपवर्तित होने के सघन माध्यम में ही परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए सघन माध्यम में ही लौट आते हैं। इस घटना को बच्चों क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? देखिए बच्चों, एक तो प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। कैसे जा रही हो? सघन से विरल माध्यम में। और दूसरा, सघन माध्यम में उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, आज हम अपने वीडियो को यहीं आज छोड़ रहे हैं। कल हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी।